पिछले एपिसोड के अंत में हमने देखा था कि मंगतियन तंग वुलिन को उसके ही रिफाइन किए हुए हैवी सिल्वर को दिखा रहा था। अब आगे देखेंगे। असल में मांगतियन के कहने से पहले ही टांग वुलिन अपनी बनाई हुई वस्तु को देखने के लिए आगे बढ़ चुका था। उसकी शुरुआती अवस्था की तुलना में वह धातु एक पूरा घेरा छोटा हो चुकी थी और पहले जो चमकदार सिल्वर रंग था वह अब फीका ग्रे हो गया था। टांग वुलिन की पहली भावना यही थी कि इस वस्तु में एक गहराई, संयम और सादगी झलक रही थी। उस ग्रे रंग की धातु की सतह पर लहरों जैसी अनगिनत परतदार आकृतियां उकेरी हुई थीं, मानो वे असीम जीवन शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही हों। उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि जब टैंग वुलिन उसे देख रहा था तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके और उस धातु के बीच कोई जुड़ाव हो। यह एहसास बेहद अजीब था। ऐसा लग रहा था जैसे वह धातु उसका ही एक हिस्सा हो। उसके पीछे से मंगतियन की आवाज आई, सच कहूं तो मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम अपनी पहली ही कोशिश में सफल हो जाओगे। यह परिणाम आंशिक रूप से तुम्हारे शरीर और उसकी शारीरिक क्षमताओं की वजह से है, लेकिन सबसे अहम वजह यह है कि रिफाइनमेंट के दौरान तुमने प्रक्रिया को गहराई से समझा। मैंने गलत शिष्य नहीं चुना। इस मामले में तुम एक जीनियस हो। भले ही तुम्हारा मार्शल सोल फॉर्जिंग के लिए उपयुक्त न हो, लेकिन तुम्हारी समझने की क्षमता और जन्मजात डिवाइन स्ट्रेंथ ने उस कमी को पूरी तरह पूरा कर दिया है। टांग जीरान ने हैरानी से मंगतियन की ओर देखा। वह अपने इस पुराने दोस्त को अच्छी तरह जानता था। उसके स्वभाव के अनुसार इतनी ऊंची तारीफ करना बहुत ही कम होता था। मंगतियन, मेरे इस बेटे को ज्यादा बिगाड़ मत देना, टांग जीरान हंसते हुए बोला। मंगतियन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैंने खुद को पहले ही काबू में रखा है। वाकई उसने इस उपलब्धि की हर बात की तारीफ नहीं की थी। उसने यह भी नहीं बताया कि टैंग वुलिन वास्तव में 1000 रिफाइनमेंट्स हासिल करने वाला अब तक का सबसे कम उम्र का व्यक्ति बन चुका है। अगर उसकी उम्र और यह उपलब्धि बाहर फैल जाती तो ब्लैक स्मिथिंग की दुनिया में जबरदस्त हलचल मच जाती। क्या अब तुम समझते हो कि 1000 रिफाइनमेंट्स क्या होते हैं? मंगतियन ने टैंग वुलिन से पूछा। उसका पढ़ाने का तरीका दूसरों से अलग था। वह आमतौर पर ज्यादा मार्गदर्शन नहीं देता था और तब तक नहीं बोलता था जब तक उसका शिष्य अभ्यास के जरिए खुद समझ हासिल न कर ले। टैंग वुलिन ने सिर हिलाया और बोला, ऐसा लग रहा था जैसे धातु में खुद की जिंदगी आ गई हो। हर बार जब मैं उस पर हथौड़ा मारता था तो मैं उसकी आवाज सुन सकता था। मंगतियन फिर से मुस्कुराया। इन 2 दिनों में वह पिछले पूरे साल से ज्यादा मुस्कुरा चुका था। बुरा नहीं, जो तुमने कहा वह सही है। 1000 रिफाइनमेंट्स जीवन शक्ति पैदा करते हैं। 100 रिफाइनमेंट्स अशुद्धियों को साफ करते हैं और हटाते हैं। 1000 रिफाइनमेंट्स धातु को जीवन प्रदान करते हैं। 1000 रिफाइनमेंट्स असल में हम ब्लैकस्मिथ्स द्वारा बनाई गई एक विधि है जिससे धातु में जीवन भरा जा सके। जिस धातु में जीवन आ जाता है वह हमारे लिए सबसे कीमती बन जाती है और उसी के जरिए वह अपनी जन्मजात विशेष क्षमताओं को जागृत कर सकती है। 1000 रिफाइनमेंट्स जीवन शक्ति बनाते हैं। टैंग वुलिन ने मन ही मन इन शब्दों पर विचार किया और उसकी आंखों में समझ की चमक आ गई। मंगतियन ने आगे कहा, यह तुम्हारा पहला 1000 रिफाइनमेंट्स का काम है। परंपरा के अनुसार ब्लैकस्मिथिंग की दुनिया में जब कोई ब्लैकस्मिथ अपनी पहली 1000 रिफाइंड वस्तु बनाता है तो उस पर ब्लड सैक्रिफाइस किया जाता है ताकि वह हमेशा के लिए उस ब्लैकमिश की निजी वस्तु बन जाए। ब्लड सैक्रिफाइस, वह क्या होता है? तंग वुलिन ने उत्सुकता से पूछा। मंगतियन ने समझाया, अगर कहा जाए कि 1000 रिफाइनमेंट्स धातु को जीवन देते हैं तो ब्लड सैक्रिफाइस उसे तुम्हारी रक्त नलिकाओं के साथ एक कर देता है। वह तुम्हारे शरीर का हिस्सा बन जाती है। जब ब्लड सैक्रिफाइस को 1000 रिफाइंड धातु के साथ जोड़ा जाता है तो तुम्हारी रक्त नलिकाओं में भी वैसा ही सुधार होता है जिससे वे और भी मजबूत जन्मजात क्षमताएं दिखा पाती हैं। बगल में खड़े टैंग जीरान खुद को रोक नहीं पाए और बोल पड़े, ब्रदर मंग, अगर हर 1000 रिफाइनमेंट्स में ब्लड सैक्रिफाइस करना पड़े तो एक ब्लैकस्मिथ कितना खून खो देगा? मंगतियन ने पलटकर कहा, अगर समझ नहीं है तो बेकार की बातें मत करो। क्या तुम्हें लगता है कि हर 1000 रिफाइनमेंट से ऐसी वस्तु बनती है जो ब्लड सैक्रिफाइस के काबिल हो? एक ब्लैकस्मिथ की पहली 1000 रिफाइंड वस्तु पर ब्लड सैक्रिफाइस जरूरी होता है क्योंकि यह हमारी परंपरा है। आज के बाद बहुत ही कम वस्तुओं को ब्लड सैक्रिफाइस की जरूरत पड़ेगी। आमतौर पर तभी किया जाता है जब ब्लैकस्मिथ अपने काम से पूरी तरह संतुष्ट हो। एक बार ब्लड सैक्रिफाइस कर देने के बाद वह धातु केवल उसी व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल की जा सकती है। भले ही कोई और उससे फॉर्जिंग करने की कोशिश करे, वह संभव नहीं होगा क्योंकि धातु किसी और को स्वीकार ही नहीं करेगी।
जबरदस्ती करने पर वह टूट भी सकती है। वह केवल अपने मास्टर को ही पहचानती है। इसलिए आमतौर पर 1000 फॉर्जिंग्स की वस्तुओं पर ब्लड सैक्रिफाइस नहीं किया जाता, जब तक कि ग्राहक खुद अपने खून से ऐसा करने की इच्छा न रखे। टेंग वुलिन, मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं, भविष्य में जब तक तुम्हें सच में उस धातु की जरूरत ना हो और 1000 रिफाइनमेंट्स पूरी तरह सफल न हो, तब तक ब्लड सैक्रिफाइस का इस्तेमाल आसानी से मत करना। यह तुम्हारी जीवन शक्ति को नुकसान पहुंचाएगा। जी मास्टर, तंग वू लिन ने जोर से सिर हिलाते हुए वादा किया। हालांकि उसकी नजरें पहले ही उस हैवी सिल्वर पर टिकी हुई थीं। यह तुम्हारा है? मंगतियन मुस्कुराते हुए बोला। वू लिन हैरान होकर बोला, लेकिन मास्टर, मैं इसकी कीमत नहीं चुका सकता। मांगतियन ने कहा, इस हैवी सिल्वर की कीमत हो सकती है, लेकिन 1000 रिफाइनमेंट्स की कोई कीमत नहीं होती। और फिर ब्लैक स्मिथिंग की दुनिया के नियमों के अनुसार चाहे सामग्री कोई भी दे, 1000 रिफाइनमेंट्स से बनी पहली वस्तु उसी ब्लैक स्मिथ की होती है जिसने उसे बनाया हो। 1000 रिफाइनमेंट्स के बाद वह टंगस्टन हैमर तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त नहीं है। इस हैवी सिल्वर के आकार से 2 हथौड़े बनाए जा सकते हैं। इंटरमीडिएट एकेडमी जाने से पहले इसे पूरा कर लो। मैं यह भी देखना चाहता हूं कि तुम्हारी पहली 1000 रिफाइनमेंट्स की कृति की अवेकेंड स्पेशल क्वालिटी क्या होती है। क्या आप सच में यह मुझे दे रहे हैं? तांग वुलिन ने खुशी से चमकती आंखों के साथ पूछा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें बेवकूफ बना रहा हूं? मंगतियन ने पलटकर कहा। अब काफी देर हो गई है, आज वापस जाओ और अच्छी तरह आराम करो। कल फिर आकर अपना हैवी सिल्वर हैमर बनाना। धन्यवाद मास्टर, टैंग वुलिन खुशी से चिल्लाया। उसने मंगतियन को गहराई से झुककर प्रणाम किया और हैवी सिल्वर को उठाकर सीने से लगा लिया। जब 1000 रिफाइंड हैवी सिल्वर उसके हाथ में था, तो टैंग वुलिन को एहसास हुआ कि वह कितना भारी है। इस हैवी सिल्वर का वजन लगभग 150 किलोग्राम था। देखने में यह इतना बड़ा नहीं लगता था। धातु को हाथ में पकड़े हुए टैंग वुलिन को अपने मास्टर की कही बात याद आई, खून के साथ जुड़ाव की। उसे साफ महसूस हो रहा था कि यह हैवी सिल्वर अब उसका ही एक हिस्सा है। यह एहसास अजीब भी था और शानदार भी। अगर वह इसी सामग्री से अपना फॉर्जिंग हैमर बनाएगा, तो परिणाम कैसा होगा? अगले कुछ दिनों तक टैंग वुलिन पूरी तरह फॉर्जिंग में डूबा रहा। ब्लैक स्मिथिंग उसे उपलब्धि और संतोष का एहसास देती थी। उसे यह नहीं पता था कि 1000 रिफाइनमेंट्स पूरा करने के बाद ही मंगतियन ने वास्तव में उसे अपना शिष्य माना था, इस हद तक कि मंगतियन ने अपना काम रोककर धैर्य के साथ टंग वुलिन को सिखाना शुरू किया। 3 दिन बाद हैवी सिल्वर फॉर्जिंग आखिरकार पूरी हो गई। फॉर्जिंग एनविल पर रखे हथौड़े को देखते हुए टैंग वुलिन का दिल गर्व से भर गया। जब उसने पहली बार हैवी सिल्वर पर 1000 रिफाइनमेंट्स पूरा किया था, वह तो बस नींव थी। अब यह सच में उसकी पहली पूरी 1000 रिफाइनमेंट्स की कृति थी। हथौड़े की बनावट देखने पर यह 1000 रिफाइंड हैवी सिल्वर हैमर 1000 रिफाइंड टंगस्टन हैमर से अलग नहीं दिखता था। यहां तक कि उसका आकार भी लगभग वैसा ही था। फर्क बस इतना था कि इसका वजन कई गुना ज्यादा था। अगर टैंग वुलिन की ताकत और उसके स्पिरिट सोल की मजबूती न होती, तो इस हथौड़े को उठाना भी आसान नहीं होता। पहली नजर में 1000 रिफाइंड हैवी सिल्वर हैमर्स की यह जोड़ी कुछ खास आकर्षक नहीं लगती थी। उनका ग्रे बाहरी रंग उन्हें साधारण फॉर्जिंग हैमर्स जैसा दिखाता था। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए, तो पूरे हथौड़ों पर गहरी लहरों जैसी आकृतियां फैली हुई दिखाई देती थीं। हैंडल पर बनी ये गहरी लहरदार आकृतियां मानो अनंत ताकत को पोषित कर रही हों। हथौड़ों के हैंडल पर एक सर्पिल पैटर्न घूमता हुआ बिल्कुल नीचे तक जाता था और अंत में एक नुकीले बिंदु पर आकर रुकता था। टैंग वुलिन ने इन हथौड़ों को बनाने में पूरे 3 दिन लगाए थे, धीरे धीरे। फॉर्जिंग की प्रक्रिया के दौरान वह अपने खून में साफ महसूस कर सकता था कि वह कम मेहनत में ज्यादा नतीजा हासिल कर रहा है। इतनी अच्छी दक्षता के बावजूद भी इस काम को पूरा करने में उसे पूरे 3 दिन लगे। काम पूरा हो गया है। अब देखते हैं 1000 रिफाइंड स्पेशल इफेक्ट क्या है, मंगतियन ने टैंग वुलिन से कहा। यहां तक कि मंगतियन जैसे मास्टर ब्लैकस्मिथ की आंखों में भी उत्सुकता साफ झलक रही थी। टैंग वुलिन ने सिर हिलाया और 1000 रिफाइंड हैवी सिल्वर हैमर्स की जोड़ी को अपने हाथों में थाम लिया। फॉर्जिंग के बाद वह पहले ही कई तरह की जांच कर चुका था। उसके बाएं हाथ वाले हथौड़े का वजन 152 किलोग्राम था, जबकि दाएं हाथ वाले हथौड़े का वजन 166 किलोग्राम था। देखने में ये हथौड़े छोटे लगते थे, लेकिन उनके वजन के लिए सिर्फ एक ही शब्द सही बैठता था, चौंकाने वाला। जब टैंग वुलिन ने सर्पिल पैटर्न वाले हैंडल पकड़े, तो उसे अपने शरीर के भीतर सोल पावर उमड़ती हुई महसूस हुई।
एक ही पल में उसकी सोल पावर दोनों हथौड़ों से जुड़ गई। टैंग वुलिन की ताकत में बढ़ोतरी कम नहीं थी, लेकिन फिर भी इन हथौड़ों को चलाने के लिए सिर्फ शारीरिक बल पर निर्भर रहना संभव नहीं था। भले ही उसके पास इन्नेट डिवाइन स्ट्रेंथ थी, लेकिन वह अभी भी सिर्फ 9 साल का बच्चा था। यह एक बड़ी सीमा थी। जैसे ही उसने अपने खून और इन हथौड़ों के बीच के जुड़ाव को महसूस किया, उसे लगा कि वे थोड़े हल्के हो गए हैं। साथ ही सोल पावर के जुड़ने से उसकी पकड़ बेहद स्थिर हो गई। टैंग वुलिन ने फॉजिंग फर्नेस से पहले से तैयार किया हुआ धातु का एक टुकड़ा निकाला। थोड़ी देर बाद उसकी आंखें केंद्रित हुईं और उसने बाएं हाथ वाले हथौड़े से उस धातु के टुकड़े पर हल्की सी सामान्य चोट मारी। डिंग डिंग डिंग, 3 साफ और हल्की आवाजें गूंज उठीं। टंगवुलिन वहीं खड़ा रह गया, थोड़ा सा मूर्ख सा, जबकि मंगतियन की पुतलियां एक पल के लिए सिकुड़ गईं। फिर से आजमाओ, मंगतियन ने उत्साह से कहा। टंगवुलिन ने फिर से बाएं हाथ वाले हथौड़े से उस धातु के टुकड़े पर चोट की। डिंग डिंग डिंग, एक बार फिर 3 आवाजें गूंजी, जबकि उसने केवल एक ही बार हथौड़ा मारा था। जोर से वार करो, मंगतियन ने गंभीर स्वर में कहा। टैंग वुलिन का दायां हाथ हवा में एक चाप बनाते हुए चला और उसने जोर से धातु के टुकड़े पर वार किया। डैंग डैंग डैंग, 3 तेज और साफ धमाके गूंज उठे। इस बार वार ज्यादा ताकतवर था, इसलिए टैंग वुलिन और मांगतियन दोनों ने साफ देखा कि जिस पल हथौड़ा धातु से टकराया, उसी समय उसके पीछे 1000 रिफाइंड हैवी सिल्वर हैमर जैसी 2 धुंधली छवियां उभरी। बाकी के 2 डैंग उन्हीं फैंटम प्रतियों से आए थे। यह, टैंग वुलिन ने हैरानी से मंगतियन की ओर देखा। मंगतियन कुछ पलों के लिए बिल्कुल जड़ हो गया। लगभग आवाज खोते हुए उसने कहा, स्टैक्ड हैमर्स इफेक्ट। टीचर, स्टैक्ड हैमर्स क्या होता है? टैंग वुलिन ने पूछा। मंगतियन ने अजीब नजरों से उसकी ओर देखा। तुम सच में एक छोटा मॉन्स्टर हो। मैंने खुद भी कभी स्टैक्ड हैमर्स इफेक्ट वाले हथौड़े नहीं बनाए। कुछ तेज सांसें लेने के बाद मांगतियन खुद को शांत कर पाया। उसे लगा था कि टैंग वुलिन के पहले 1000 रिफाइनमेंट्स में अच्छा स्पेशल इफेक्ट आएगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना जबरदस्त होगा। ब्लैकस्मिथ्स अपने पहले 1000 रिफाइनमेंट्स के लिए ब्लड सैक्रिफाइस इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें आमतौर पर अच्छा स्पेशल इफेक्ट पैदा होता है। ब्लड सैक्रिफाइस धातु को तुम्हारी रक्त नलिकाओं से जोड़ देता है और अवेकेंड स्पेशल इफेक्ट को उसकी चरम सीमा तक पहुंचा देता है। इसी वजह से लगभग हर ब्लैकस्मिथ का पहला 1000 रिफाइंड काम फॉजिंग हैमर्स की एक जोड़ी होता है, जिसे वे पूरी जिंदगी इस्तेमाल करते हैं। टैंग वुलिन होशियार बच्चा था, इसलिए वह तुरंत समझ गया कि मंगतियन उस हैवी सिल्वर के टुकड़े को बाहर निकालते समय ही उसे देने के लिए तैयार था। टैंग वुलिन को हैवी सिल्वर की सही कीमत का अंदाजा नहीं था, लेकिन वह जानता था कि यह बेहद कीमती है, खासकर इतना बड़ा और शुद्ध किया हुआ टुकड़ा। मंगतियन आगे बोला, 1000 रिफाइनमेंट से कई तरह के अद्भुत स्पेशल इफेक्ट्स पैदा हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ वही इफेक्ट परफेक्ट माना जाता है जो उसके उपयोगकर्ता के लिए पूरी तरह उपयुक्त हो। मैं पहले ही बता चुका हूं कि 1000 रिफाइंड धातु का पहला रूप ही उसका पीक होता है। उसके बाद अगर उसका आकार बदला जाए तो उसकी अंदरूनी संरचना को नुकसान पहुंचता है, जिससे उसकी गुणवत्ता प्रभावित होती है। इसलिए पहले ही फॉर्जिंग में उपयुक्त इफेक्ट मिलना बेहद दुर्लभ होता है। टैंग वुलिन ने अपने टीचर की बात का मतलब साफ समझ लिया। तो आप कह रहे हैं कि मेरे हैवी सिल्वर हैमर्स का स्टैक्ड हैमर्स इफेक्ट एक पीक स्पेशल इफेक्ट है, और यह मेरे हैवी सिल्वर हैमर्स के लिए बेहद उपयुक्त भी है? मंगतियन ने सिर हिलाते हुए मुस्कान दी। सच कहूं तो मुझे थोड़ी जलन भी हो रही है। ब्लड सैक्रिफाइस के बाद इतने पीक स्पेशल इफेक्ट वाले ये हथौड़े सिर्फ तुम ही इस्तेमाल कर सकते हो। स्टैक्ड हैमर्स का मतलब होता है कि हथौड़े का एक वार अपने भीतर गूंज पैदा करता है और दूसरा या शायद तीसरा वार भी उत्पन्न करता है। तुम्हारे हथौड़ों में थ्राइस स्टैक्ड हैमर है, जो स्टैक्ड हैमर्स इफेक्ट की चरम अवस्था है। आसान शब्दों में कहें तो जब तुम भविष्य में 100 रिफाइनमेंट्स करोगे तो ये थ्राइस स्टैक्ड हैमर्स जरूरी फॉजिंग समय को आधा कर देंगे। दूसरे और तीसरे वार की ताकत क्रमशः पहले वार की 70% और 50% होगी। जब तुम स्टैक्ड हैमर्स इफेक्ट पर बेहतर नियंत्रण पा लोगे, तब किसी भी धातु को फॉर्ज करते समय तुम कम मेहनत में ज्यादा नतीजा पा सकोगे। टैंग वुलिन ने पूछा, स्टैक्ड हैमर्स इफेक्ट को नियंत्रित करना? मांगतियन ने जवाब दिया, यह काफी मुश्किल होता है, लेकिन तुम्हारे हथौड़े ब्लड सैक्रिफाइस्ड हैं, इसलिए वे मानो तुम्हारे शरीर का ही हिस्सा बन गए हैं, जिससे उन्हें नियंत्रित करना कहीं आसान हो जाता है। ब्लड सैक्रिफाइस खून और धातु के बीच एक अद्भुत बंधन बनाता है। ब्लड सैक्रिफाइस्ड धातु को
सिर्फ वही व्यक्ति फौज कर सकता है जिसने अपना खून अर्पित किया हो। इसी वजह से ब्लड सैक्रिफाइस्ड 1000 रिफाइंड वस्तुएं उस ब्लैकस्मिथ की निजी वस्तुएं बन जाती हैं। भले ही कोई और अपना खून चढ़ाए, लेकिन सबसे अच्छा परिणाम पाने के लिए उसे खुद ही फॉर्जिंग करनी होगी। इसी कारण फॉर्जिंग में ब्लड सैक्रिफाइस का आमतौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता। ब्लैकस्मिथ्स बहुत ही कम अपने लिए ब्लड सैक्रिफाइस्ड वस्तुएं बनाते हैं। मार्शल सोल और स्पिरिट सोल के मामले में टैंग वुलिन की किस्मत अच्छी नहीं रही थी, लेकिन लगता था कि फॉर्जिंग के रास्ते पर आखिरकार उसकी किस्मत ने उसका साथ दिया था। 1000 रिफाइंड हैवी सिल्वर हैमर्स के स्टैक्ड हैमर्स इफेक्ट के साथ वह भविष्य में एक ब्लैकस्मिथ के रास्ते पर बिना रुकावट आगे बढ़ सकेगा। तुम्हें मेहनत से अभ्यास करना होगा और जल्दी से स्टैक्ड हैमर्स को नियंत्रित करना सीखना होगा, मंगतियन ने कहा। इसके अलावा अपने हथौड़ों को गुप्त रखने की कोशिश करना। ब्लैकस्मिथिंग की दुनिया में प्रतिस्पर्धा सोल मास्टर्स की दुनिया जितनी ही कड़ी है। जब तक तुम अपने हथौड़ों की रक्षा करने में सक्षम न हो जाओ, तब तक इन्हें आसानी से दिखाना नहीं, समझे? तांग वुलिन मंगतियन की चेतावनी का पूरा मतलब नहीं समझ पाया, फिर भी उसने सिर हिला दिया। वह जानता था कि उसका टीचर जो भी कह रहा है वह उसके भले के लिए ही है। तो ये भी ले लो। मंगतियन ने अपना हाथ उठाया। उसकी हथेली में 2 मेटल हुप्स रखे थे। ये दोनों मेटल हुप्स देखने में ग्रे थे, लेकिन असल में 1000 रिफाइंड हैवी सिल्वर से बनाए गए थे। मंगतियन ने कहा, ये मैंने कल बनाए थे। इन दोनों में 1/8 क्यूबिक मीटर की स्टोरेज स्पेस है। तुम्हारे इस्तेमाल के लिए यह बिल्कुल काफी है। टैंग वुलिन हैरानी से मंगतियन को देखने लगा। एलिमेंट्री एकेडमी में 3 साल पढ़ने के दौरान मंगतियन की बातों के अलावा भी वह अच्छी तरह जानता था कि ये क्या चीजें हैं। टीचर, क्या ये स्टोरेज सोल टूल्स हैं? मैं इन्हें स्वीकार नहीं कर सकता। ये बहुत ज्यादा कीमती हैं। मंगतियन ने कहा, ये सबसे निचले दर्जे के स्टोरेज सोल टूल्स हैं। इनमें सोल पावर बैटरी तक नहीं है, इसलिए सिर्फ सोल मास्टर ही अपनी सोल पावर डालकर इन्हें इस्तेमाल कर सकता है। इनकी कीमत सच में ज्यादा नहीं है। तुम इतने समय से मेरे लिए काम कर रहे हो और तुम्हारी मजदूरी भी ज्यादा नहीं थी। इसे बोनस समझ लो। टैंग वुलिन हकलाते हुए बोला, लेकिन मैं आपका हैवी सिल्वर पहले ही ले चुका हूं। स्टोरेज सोल टूल। यह सच में स्टोरेज सोल टूल था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह ऐसा कुछ पा सकेगा। और अब 2 उसके सामने थे और उसका टीचर उसे तोहफे में दे रहा था। वह इन्हें ना चाहे, ऐसा कैसे हो सकता था? बस यही बात थी कि वह अपने टीचर से पहले ही बहुत कुछ ले चुका था। मंगतियन ने टैंग वुलिन का हाथ पकड़ा और हैवी सिल्वर रिंग उसकी कलाई पर पहना दी। वह रिंग अपने आप सिकुड़ बढ़कर उसकी कलाई के बिल्कुल सही आकार की हो गई। फिर उसने दूसरे हाथ में भी वही किया। हालांकि ये रिंग्स देखने में साधारण और फीकी थीं, लेकिन टैंग वुलिन की नजर में उनका मतलब बहुत गहरा था। उन रिंग्स को देखते ही उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई। टीचर, मंगतियन ने बिना किसी भाव के कहा, मुट्ठी हाथ से अलग नहीं होती, संगीत मुंह से अलग नहीं होता। हमारे जैसे ब्लैकस्मिथ्स के लिए हथौड़ा हाथ से अलग नहीं होना चाहिए। क्या तुम सड़कों पर घूमते समय अपने हथौड़े हाथ में लेकर घूमोगे? तुम्हें याद रखना चाहिए, ब्लड सैक्रिफाइड 1000 रिफाइंड मेटल्स को बार बार इस्तेमाल करना जरूरी होता है। तुम्हारी ऑरा, तुम्हारी ब्लड वेसल और तुम्हारी सोल पावर सब मिलकर उसे पोषित करते हैं। जितना ज्यादा समय तुम उसके साथ रहोगे, उतना ही मजबूत वह बंधन बनेगा। अगर भविष्य में तुम काफी शक्तिशाली हो गए, तो संभव है कि उसमें एक और रिफाइनमेंट इफेक्ट भी जाग जाए। अच्छा, अब घर जाओ और अपना सामान समेटो। ईस्ट सी सिटी जाने से पहले एक बार फिर मुझसे मिलने आना। टैंग वुलिन को अचानक कुछ याद आया और उसने मंगतियन से कहा, टीचर, आपने पहले कहा था कि यह आपका खुद का बनाया हुआ काम है। क्या इसका मतलब यह है कि आप एक सोल गाइड मास्टर भी हैं? मंगतियन कुछ देर चुप रहा। मैं माना जा सकता हूं, लेकिन मैं खुद को सिर्फ एक ब्लैकस्मिथ ही समझना पसंद करता हूं। सोल गाइड मास्टर के रास्ते पर मैं ज्यादा दूर नहीं जा सकता। भविष्य में तुम्हें वजह समझ में आ जाएगी। अब जाओ और ढंग से अपनी सोल पावर का कल्टीवेशन करो। याद रखना, सोल पावर हर चीज की नींव है। भले ही तुम्हारे पास इन्नेट डिवाइन स्ट्रेंथ हो, फिर भी उसकी एक सीमा होती है। और दुलुओ कॉन्टिनेंट पर चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, ऊंचे स्तर पर पहुंचने के बाद सोल पावर बेहद अहम हो जाती है। भविष्य में तुम किसी भी स्पिरिट सोल के साथ यूं ही फ्यूज नहीं कर सकोगे। जी, अपने हैवी सिल्वर रिंग्स को आजमा कर देखो। बस थोड़ा सा सोल पावर उनमें डालो और अपने दिमाग से कंट्रोल करो। फिर वे तुम्हारे मनचाहे सामान को स्टोर या बाहर निकाल देंगी। टैंग वुलिन ने सिर हिलाया और फिर अपने 2000 रिफाइंड हैवी सिल्वर हैमर्स उठा लिए। जैसे जैसे युग बदला, सोल टूल्स इंसानी समाज में गहराई तक फैलने लगे। असल में
हर सोल टूल को चलाने के लिए सोल पावर की जरूरत नहीं होती। यह नाम बस इसलिए रह गया क्योंकि बहुत पहले से यही नाम प्रचलित था। मानव जाति हवा, पानी, सूरज जैसी शक्तियों का उपयोग करना सीख चुकी थी। इन नए तरीकों से उन्होंने ऐसी ऊर्जा बनाना सीख लिया था जो सोल पावर के समान थी। यह नई ऊर्जा हर प्रोफेशन में इस्तेमाल होने लगी, खासकर सोल मेचास के विकास में। सोल मेचास अब फेडरेशन के मुख्य कॉम्बैट वेपन्स बन चुके थे। टैंग वुलिन ने भी अपने जीवन में सोल टूल्स देखे थे, जैसे उसके घर की सोल लैंप या सड़कों पर चलने वाले सोल एनर्जी से चलने वाले वाहन। और भी कई तरह के सोल टूल्स थे। यहां तक कि उसके सामने मौजूद फॉर्जिंग स्टेशन भी एक सोल टूल ही था। समाज में इतनी आम होने के बावजूद यह पहली बार था जब उसके पास खुद का कोई सोल टूल था। और उससे भी बढ़कर स्टोरेज सोल रिंग पर बनी अरे इंस्क्रिप्शंस देखकर टैंग वुलिन साफ समझ गया था कि यह वैसी लो ग्रेड सोल टूल नहीं थी जैसा उसके टीचर कह रहे थे। यह एक खास तौर पर हाथ से बनाई गई सोल टूल थी। इसकी बाजार कीमत निश्चित रूप से बहुत ज्यादा थी। फिर भी उसने यह तोहफा स्वीकार कर लिया। टैंग वुलिन को यह सच में बहुत पसंद थी और उसे इन हेवी सिल्वर रिंग्स की जरूरत भी थी। उसने अपने टीचर की इस मेहरबानी को दिल में बसा लिया। इतनी बड़ी कृपा का धन्यवाद सिर्फ शब्दों से नहीं किया जा सकता था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। टैंग वुलिन ने जब अपने विचारों से रिंग्स को कंट्रोल किया तो हल्की सी सिल्वर रोशनी चमकी। उसे महसूस हुआ कि उसके हाथों का वजन अचानक गायब हो गया, क्योंकि दोनों 1000 रिफाइंड हैवी सिल्वर हैमर्स उसकी कलाई पर मौजूद हैवी सिल्वर रिंग्स में चले गए थे। 1/8 क्यूबिक मीटर की स्पेस बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन एक 1000 रिफाइंड हैवी सिल्वर हैमर रखने के लिए यह काफी थी और थोड़ी जगह बच भी जाती थी। वैसे भी ऐसे छोटे फॉर्जिंग हैमर्स की लंबाई 50 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होती थी। हैवी सिल्वर रिंग्स को चलाने में थोड़ी ज्यादा सोल पावर लगती थी, लेकिन यह मात्रा फिर भी बहुत कम थी। टैंग वुलिन जैसे रैंक 11 सोल पावर वाले सोल मास्टर के लिए यह कोई बोझ नहीं था। एक और विचार के साथ सोल पावर फिर से रिंग्स में डाली गई और दोनों हथौड़े दोबारा उसके हाथों में प्रकट हो गए। यह निस्संदेह स्टोरेज सोल टूल का रहस्यमय कमाल था। मंगतियन ने सिर हिलाया। अब घर जाओ, बस मेरी चेतावनियां याद रखना। जी। घर लौटते समय टैंग वुलिन खुशी में डूबा हुआ था। उसके 1000 रिफाइंड हैवी सिल्वर हैमर्स में पीक स्पेशल इफेक्ट था और उसे हैवी सिल्वर रिंग्स की एक जोड़ी भी मिली थी। यह उसके लिए किसी बड़े सरप्राइज से कम नहीं था और ये चीजें अब उसकी सबसे कीमती पोजेशंस बन चुकी थीं। जीरन, क्या तुमने सच में फैसला कर लिया है? लांग युए ने अपने पति को परेशान आंखों से देखते हुए कहा। तांग जीरान ने एक लंबी सांस ली। मेरी कमजोरी पहले ही हमारे बेटे के भविष्य को प्रभावित कर चुकी है। अब मैं ऐसे ही नहीं चल सकता। हमारे बेटे के लिए इसमें मुश्किल क्या है? मैंने उन्हें पहले ही वादा कर दिया है। लांग युए की आंखों में आंसू भर आए। लेकिन अगर ऐसा है तो पता नहीं हम अपने बेटे को फिर कब देख पाएंगे। टैंग जीरान ने कहा, अगर लिन लिन एक साधारण बच्चा होता तो वह हमारे साथ एक साधारण और खुशहाल जीवन जी सकता था। लेकिन हमारा बेटा बिल्कुल भी साधारण नहीं है। इसके उलट वह बहुत ही बेहतरीन है। अगर मेरी कमजोरी न होती तो शायद वह किसी अच्छे स्पिरिट सोल के साथ फ्यूज कर पाता। तब वह अपने रास्ते पर और आगे बढ़ सकता था और बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकता था। मंगतियन ने मुझसे कहा है कि लिन लिन का स्वभाव बहुत दृढ़ है और वह अपने हमउम्र बच्चों से कहीं ज्यादा परिपक्व है। इसके अलावा फॉर्जिंग के क्षेत्र में वह प्राकृतिक रूप से प्रतिभाशाली है। जब तक लिन लिन उसके अधीन सीखता रहेगा, वह भविष्य में निश्चित रूप से उसे पार कर जाएगा। मैंगतियन पहले ही 6 स्टार मास्टर ब्लैकस्मिथ है। सोचो, अगर लिन लिन उसे भी पार कर गया तो वह किस स्तर तक पहुंचेगा। और चाहे वह कितना भी फॉर्जिंग करे, अंत में वह एक सोल मास्टर ही है। उसकी सोल पावर और स्पिरिट सोल ही उसकी असली नींव है। एक पिता के रूप में मैं इतने सालों से बहुत डरपोक रहा हूं। इतने साल शांति में निकल गए। अब यह हमारे बेटे का समय है। मैंने फैसला कर लिया है। अब से मैं अपने बेटे के लिए लड़ूंगा। ईस्ट सी सिटी। यह सन मून फेडरेशन का दूसरा सबसे बड़ा समुद्री शहर था। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका पोर्ट था, जो समुद्री यात्रा और महासागर के संसाधनों के उपयोग का एक प्रमुख केंद्र था। इस शहर की आबादी 30 लाख से ज्यादा थी। समुद्र के प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करके यह शहर खूब समृद्ध हुआ था। सन मून फेडरेशन के बाकी हिस्सों से तुलना करने पर भी इसे एक सेकंड टियर सिटी माना जा सकता था। ईस्ट सी सिटी का इतिहास बहुत पुराना था और इसके कुल स्वरूप में सादगी और बिना सजावट वाली शैली अब भी बनी हुई थी। पिछले कई 100 वर्षों में सन मून फेडरेशन ने
कुछ प्राचीन इमारतों की खास तौर पर सुरक्षा की थी। इसी वजह से इस पुराने शहर में हजारों साल पुरानी इमारतें आज भी देखी जा सकती थीं। ईस्ट सी सिटी सोल ट्रेन स्टेशन। एक गहरे नीले रंग की सोल ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन में दाखिल हुई और रुक गई। ईस्ट सी सिटी में लगभग सभी सोल ट्रेन नीले रंग की ही होती थीं। ट्रेन रुकते ही उसके दरवाजे खुल गए और अंदर बैठे लोग बाहर आने लगे। बहुत से लोग आपस में अभिवादन कर रहे थे, लेकिन कुछ ही पलों में स्टेशन फिर से अपनी रोज की भीड़-भाड़ में लौट आया और लोग बाहर निकलने लगे। टैंग वुलिन अपना रक्सैक कसकर पकड़े हुए लोगों की भीड़ के साथ बाहर की ओर बढ़ रहा था। यह उसका पहली बार किसी इतने बड़े शहर में आना था, इसलिए उसकी उत्सुक नजरें चारों तरफ घूम रही थीं। ट्रेन स्टेशन की छत कई धातु की पाइपों से बनी हुई थी। एक नजर में ही टैंग वुलिन समझ गया कि ये सभी धातु की पाइप साधारण मेटल की तरह ढालकर और दबाकर बनाई गई थीं। टैंग वुलिन का चेहरा कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और वह थोड़ा उदास सा दिख रहा था। उसके सामने एक बिल्कुल अनजाना माहौल था। स्वाभाविक था कि उसके जैसे 9 साल के बच्चे को थोड़ा डर तो लगता ही। वह ईस्ट सी सिटी अकादमी में पढ़ने के लिए यहां आया था। उसने सोचा था कि उसकी मां या पिता में से कोई उसके साथ आएगा, लेकिन उसके पिता ने कहा था कि वह अब बड़ा बच्चा हो चुका है और उसे खुद जाकर अनुभव लेना चाहिए। टिकट खरीदकर उन्होंने उसे सोल ट्रेन तक छोड़ा और विदा किया। यह पहली बार था जब टांग वुलिन घर से इतनी दूर आया था। घर से निकलने के बाद भी लांग युए उसे लगातार अलग अलग बातें समझाती जा रही थीं। जब वह यहां पहुंचा तो उसका दिमाग लगभग सुन्न हो चुका था और वह बस हैरान चेहरे के साथ लोगों की भीड़ के पीछे पीछे चलता गया। जब वह भीड़ के साथ आगे बढ़ रहा था, तभी अचानक भीड़ दो हिस्सों में बंट गई और टैंग वुलिन को प्लेटफॉर्म पर खड़ी एक चमचमाती काली सोल कार साफ दिखाई दी। लोग उस कार से बचने के लिए रास्ता छोड़ रहे थे। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि यह किस तरह की कार है, लेकिन उसके बाहरी रूप से ही साफ लग रहा था कि वह बहुत हाई क्लास है। कार का शरीर पतला और चिकना था और उसके चारों पहियों पर कैटरपिलर ट्रैक्स लगे हुए थे। साफ था कि यह एक ऑल टेरेन व्हीकल थी। कार के पास दो आदमी काले सूट में खड़े थे और भीड़ में किसी को तलाश रहे थे। जैसे ही टैंग वुलिन कार के पास पहुंचा, उन दोनों आदमियों को अपना लक्ष्य मिल गया। उनमें से एक बड़े बड़े कदमों से टैंग वुलिन की दिशा में बढ़ा और सम्मान से बोला, यंग मास्टर। यह संबोधन स्वाभाविक तौर पर टैंग वुलिन के लिए नहीं था। वह इधर उधर देखने ही वाला था कि तभी उसके पीछे से एक युवक आगे निकल आया। वह युवक उम्र में भी उसके आसपास ही लग रहा था। उसने सिर से पैर तक नीले कपड़े पहन रखे थे और उसके छोटे भूरे बाल थे। टैंग वुलिन ने मुड़कर देखा, लेकिन तब तक वह युवक उसके पास से आगे निकल चुका था, इसलिए वह बस उसके चेहरे का साइड प्रोफाइल ही देख सका। गोरी त्वचा, सीधी नाक, थोड़ी अंदर धंसी हुई आंखें, लंबी और हल्की मुड़ी हुई पलकें और गहरे हरे रंग की आंखें। उसी पल टैंग वुलिन को साइड से धक्का लगा और वह लड़खड़ाते हुए उस यंग मास्टर के कंधे से टकरा गया। युवक थोड़ा पीछे लड़खड़ाया, फिर खुद को संभालते हुए अचानक टैंग वुलिन की ओर मुड़ा। वह युवक दिखने में तो सुंदर था, लेकिन टैंग वुलिन साफ महसूस कर सकता था कि उसके स्वभाव में ठंडापन और घमंड था। युवक का चेहरा बिगड़ा, लेकिन एक नजर डालने के बाद वह सीधे सोल कार की ओर बढ़ गया। उसके भाव उदासीन नहीं, बल्कि तिरस्कार से भरे हुए थे। मुझे माफ कीजिए, टैंग वुलिन ने जल्दी से कहा। जो आदमी अपने यंग मास्टर को लेने आगे आया था, उसने हाथ उठाकर टैंग वुलिन को धक्का दे दिया और उसे भीड़ में वापस धकेल दिया, जिससे वह लगभग गिर ही गया। संभल कर चलो, देहाती, काले सूट वाले आदमी ने गुस्से में कहा और युवक के पीछे कार की ओर चला गया। दूसरे काले सूट वाले आदमी ने एक हाथ से कार का दरवाजा खोला और दूसरा हाथ दरवाजे के ऊपर टिकाया। युवक ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और सीधे कार में बैठ गया। दोनों आदमी भी जल्दी से अंदर बैठे। सोल इंजन स्टार्ट किया, जिससे धीमी गड़गड़ाहट की आवाज आई और काली सोल कार वहां से निकल गई। टैंग वुलिन ने अपना पेट सहलाया। उसे दर्द तो नहीं हुआ था, लेकिन उसके दिल में गुस्सा भर गया। ये शहर के लोग सच में बहुत ज्यादा दादागिरी करते हैं। ट्रेन स्टेशन से बाहर निकलते ही लोगों की भीड़ अलग अलग दिशाओं में फैल गई। टैंग वुलिन ने पलटकर देखा तो उसे बस एक बोर्ड पर लिखे हुए शब्द दिखाई दिए, ईस्ट सी सोल ट्रेन स्टेशन। इतनी विशाल इमारत को देखकर टैंग वुलिन अनायास ही हैरान रह गया। ग्लोरी बाउंड सिटी की सबसे बड़ी इमारत से भी यह स्टेशन कहीं ज्यादा भव्य था। वह फिर आगे मुड़ा और आसपास देखने लगा। सामने एक चौड़ी सड़क थी। दूर दूर तक ऊंची इमारतें खड़ी थीं। सड़क पर तरह तरह की सोल कार्स तेजी से दौड़ रही थीं। चारों तरफ लोगों की भारी भीड़ थी।
ये सब मिलकर उसे थोड़ा घुटन सा महसूस करा रहा था। टैंग वुलिन ने अपना शरीर सिकोड़ते हुए रक्सक में हाथ डाला, पानी की बोतल निकाली और जल्दी से एक घूंट पिया। पानी पीने के बाद उसने फिर रक्सैक में हाथ डाला और एक कागज का टुकड़ा निकाला। यह कागज उसके पिता ने उसके लिए लिखा था, जिसमें ईस्ट सी सिटी पहुंचने के बाद उसे क्या करना है, यह बताया गया था। उसी वक्त एक पतली कदकाठी वाला मध्यम उम्र का आदमी मुस्कुराते हुए उसके पास आया। छोटे दोस्त, क्या तुम पहली बार ईस्ट सी सिटी आए हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? टैंग वुलिन ने कागज पर नजर डाली। सबसे पहली पंक्ति लिखी थी, अजनबियों पर आसानी से भरोसा मत करना। उसने सिर उठाकर उस आदमी को देखा, फिर सिर हिलाया और बिना कुछ बोले तेजी से वहां से चला गया। वह जिस दिशा में गया वहां एक टावर था, जिसके ऊपर लिखा था एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एनफोर्समेंट। टांग वुलिन ने वहां खड़े दो वर्दीधारी अधिकारियों से पूछा, नमस्ते पुलिस अंकल, क्या आप बता सकते हैं कि ईस्ट सी एकेडमी जाने वाली रेगुलर बस कहाँ मिलती है? प्रसिद्ध ईस्ट सी एकेडमी के लिए हर साल रजिस्ट्रेशन के समय ट्रेन स्टेशन के पास नियमित बसें लगाई जाती थीं, जो छात्रों को सीधे एकेडमी ले जाती थीं। एक अधिकारी ने पास की ही एक जगह की ओर इशारा करते हुए कहा, वहीं है। बच्चे, तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? टैंग वुलिन ने अपनी पीठ सीधी की और बोला, अंकल, मैं अब छोटा नहीं हूं, धन्यवाद। यह कहकर वह उस दिशा में दौड़ पड़ा। भीड़ पार करने के बाद उसे सच में एक नीले बैकग्राउंड पर सफेद अक्षरों में लिखा बोर्ड दिखा, ईस्ट सी एकेडमी। उस बोर्ड के नीचे एक कुर्सी रखी थी और उसके पीछे 17 से 18 साल के कुछ युवक युवतियां नीले स्पोर्ट्स वेयर में खड़े थे। टैंग वुलिन को पास आता देख काले बालों वाली एक लड़की मुस्कुराई और बोली, छोटे भाई, क्या तुम रिपोर्ट करने आए हो? उस लड़की की आंखें लाल फिनिक्स आइज जैसी थीं। शरीर संतुलित था और चेहरे पर ऐसी मिठास थी जो देखने वाले को अपनापन महसूस कराए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और आने वाले नए एपिसोड के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।